हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। अस्थमा इज अ क्रॉनिक लंग डिजीज दैट इन्फ्लेम्स एंड नैरो द एयरवे नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियल ल्यूमन कैरेक्टराइज्ड बाय व्हीजिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अस्थमा एक ऐसा क्रॉनिक लंग डिजीज है जो कि हमारे एयरवे को इन्फ्लेम करता है और म्यूकस प्रोडक्शन होने के कारण हमारे एयरवे नैरो हो जाते हैं, जिसके कारण से इंसान को डिफ़िकल्टी होता है ब्रीदिंग करने में। वहीं अब इसकी टाइप की बात करें तो ये लगभग 7 टाइप के होते हैं। मेनली हम लोग 2 ही टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एक एलर्जिक अस्थमा हो गया, दूसरा हो गया नॉन एलर्जिक अस्थमा, तीसरा मिक्स्ड अस्थमा, चौथा हो गया कफ वेरिएंट अस्थमा, फिर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, फिर नॉक्ट्यूरल अस्थमा और सातवां होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। बट हम लोग पढ़ेंगे बस 2 ही, क्योंकि ये 2 मेजर कॉज हैं जो अभी के समय में देखा जाता है। एलर्जिक अस्थमा, तो एलर्जिक अस्थमा द सिम्टम्स इन इंड्यूस्ड बाय हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स टू द इनहेलेशन ऑफ स्पेसिफिक एलर्जेंस। ये हम लोग के अंदर एक सिम्टम शो करता है। जब कोई एलर्जेंस हमारे शरीर में इंटर करता है तो उस समय इम्यून रिस्पॉन्स होता है उस एलर्जेंस से फाइट करने के लिए, जो कि हम लोग को इसका कॉज हो सकता है पेट डैंडर। यदि आपके पास पेट है तो उसके बाल से भी आपके नोज़ के थ्रू आपके एयरवे में जाके वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकता है। दूसरा हाउस डस्ट, फीदर्स, मोइड और पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन जो फूल में होते हैं पॉलेंस, उसके कारण भी एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। दूसरा है नॉन एलर्जिक अस्थमा। A non-allergic asthma is triggered by irritant in the air that are not related to allergens. अस्थमा जो नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है, ये ट्रिग्ड मतलब ये ट्रिग्ड किया जाता है इरिटेंट जितने भी हवा में होते हैं जो कि एलर्जेंस नहीं होते हैं, बट जैसे कि डस्ट हो गए और भी पोलन ग्रेन ये सब हो गए, ये एलर्जेंस हो गए। बट ये जो होते हैं इरिटेंट्स, यदि ह्यूमिड हो जाता है कंडीशन, एटमॉस्फेयर ह्यूमिड हो जाएगा तो नॉन एलर्जिक अस्थमा होने के चांस एंड सिम्टम्स शो होते हैं उस समय। ये मेनली होते हैं एयर पॉल्यूशन के कारण, कोल्ड, हीट, वेदर चेंज या परफ्यूम्स या वुड कटिंग के समय भी, या सिगरेट या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके बाद स्ट्रेस ज़्यादा लेने के कारण भी होता है, और इमोशनल अपसेट, एक्सरसाइज, ड्रग्स सच एज एस्पिरिन एंड और एनसेड्स। नॉन एस्टेरॉयडल जितने भी ड्रग होते हैं उसके कारण भी हो सकते हैं। तो अब इसके कॉजेज़ के बारे में जानते हैं कि अस्थमा मेनली होता किस कारण से है। तो इसका मेनली जो रीज़न होता है एलर्जन, जैसे कि हम लोग बात किए थे पोलन ग्रेन्स, हाउस डस्ट, पेट डैंडर वगैरह एलर्जेंस के कारण होता है। फिर ड्रग के कारण हो सकता है, एक्सरसाइज के कारण हो सकता है, ऑक्यूपेशनल स्टिमुला, यदि आप बहुत धूल धक्कड़ एरिया में काम कर रहे हैं तो वहाँ उससे भी हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, फिर एयर पॉल्यूटेंट के कारण हो सकता है, इमोशनल ब्रेकडाउन के कारण भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि डिप्रेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंसान को। डिप्रेस होने के समय आपको ब्रोंकियल अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है वेदर के भी कारण हो सकता है, फिर टेम्परेचर के कारण हो सकता है। वहीं इसका पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी कारण से हो सकते हैं। उसके बाद रिवर्सिबल एंड डिफ्यूज एयरवे इन्फ्लामेशन, हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सिबल ऑफ एयरवे। रिवर्सिबल एंड डिफ्यूज एयरवे इन्फ्लामेशन मतलब ये आपके एयरवे के थ्रू आपके अंदर चला जाता है और ये बाहर आने की कोशिश करता है, उसके बाद नहीं आ पाता, जिसके कारण हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे होता है। फिर स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन डेट लाइन एयरवेन, तो जब भी ये अंदर जाएगा तो आपके मेम्ब्रेन्स एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे म्यूकोजल एडिमा क्रिएट करते हैं। वहाँ पे म्यूकस का ज़्यादा रिस्पॉन्स होने के कारण वहाँ पे एक लेयर बन जाता है जो एक एडिमा कॉज करता है। फिर एडिमा कॉज करेगा तो उसके जो एयरवे पाइपलाइन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल, जो कि ब्रोंकियो स्पाज्म जिसको कहते हैं हम लोग,
नैरोइंग ऑफ एयरवे। फिर ब्रोंकियल मसल्स एंड मसल ग्लैंड इनलार्ज। फिर ब्रोंकियल मसल जो होते हैं और म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं, म्यूकस ज़्यादा रिलीज होने के कारण वो इनलार्ज हो जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ थिक टेनिकियस स्प्यूटम। उसके बाद जैसे ही ग्लैंड इनलार्ज हो जाएंगे म्यूकस के, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण थिक लेयर ऑफ स्प्यूटम आपको आउट देखने को मिलेगा। उसका फिर एल्वुलाई हाइपर इन्फ्लेट। उसका एल्वुलाई जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें म्यूकस जाने के कारण वो ज़्यादा डायलेट हो जाएगा और वो वहाँ भी एडिमा देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर अस्थमा आपको कॉज करेगा। वहीं इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो कफिंग हो गया, वीजिंग हो गया, चेस्ट टाइटनेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होगा। वहीं इसके अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद स्पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग लंग्स के कैपेसिटी को भी चेक करते हैं और लंग्स को हेल्दी रखने के लिए भी यूज करते हैं। फिर पल्स ऑक्सीमेट्री के थ्रू उसके रिस्पायरेशन रेट को देख सकते हैं। फिर उसके चेस्ट एक्सरे कि म्यूकस कहाँ कहाँ तक कितना ज़्यादा शरीर में फैल चुका है लंग्स में। उसका ईसीजी, फिर सीबीसी कराएंगे तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज देखने को मिलेगा। फिर एसिड बेस बैलेंस टेस्ट करवाएंगे, फिर एबीजी करवाएंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस भी देखेंगे, फिर स्पूटम कल्चर करवाएंगे और या स्पूटम साइटोलॉजी, जिससे हमको कॉजेटिव एजेंट पता चल जाए कि मेनली किस इरिटेंट के कारण हुआ है। वहीं मेडिकल मैनेजमेंट में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग फार्माकोलॉजिकल थेरेपी देंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन, सबसे लंबा जो कंट्रोल मेडिकेशन होगा, तो जिसमें हम लोग इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में फ्लूटिकासोन हो गया, ब्यूडासोनाइड हो गया, मोमेंटासोन हो गया और फ्लूनिसोलिड हो गया, बैक्लोमेथासोन हो गया। वहीं दूसरा हम लोग ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स, जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए जाइलोटोन हो गया, जाफिलूकाकास्ट हो गया, मोन्टोकास्ट हो गया। वहीं हम लोग अब मिथाइल जेनेथिन देंगे, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर होता है, जो ब्रोंकस को एयरवे को डायलेट करता है, जिससे एयरवे नॉर्मल हो जाए और इंसान सांस ले। जैसे उसमें दवा आता है एमिनोफाइलिन और थियोफाइलिन। उसका क्विक रिलीफ मेडिसिन में हम लोग क्या दे सकते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में क्या, एल्ब्यूटारोल, लेवलब्यूटारोल और प्योर ब्यूटालोल भी हम लोग दे सकते हैं। वहीं एंटीकोलिनर्जिक, जो कि हम लोग के ब्रीथिंग पैसेज को ओपन करता है और सांस लेने में मदद करता है हम लोग को, जिसमें प्राट्रोपियम ब्रोमाइड, उसको हम लोग रूट करेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, प्रोस्ट्यूरल ड्रेनेज या चेस्ट फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। कफ को रिमूव करने के लिए कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कफ हो जिससे स्पूटम बाहर आ जाए, तो उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करवाएंगे। फिर एवॉइडेंस ऑफ नॉन एलर्जेंस, जिससे उसको एलर्जी है, जिस कारण से हुआ है, उसको उससे अवॉइड कराएंगे और उसको भी हेल्थ एजुकेशन देंगे। दूसरा है हम लोग स्पायरोमीटर का हम लोग बोलेंगे कि आप यूज़ करें, जिससे आपका लंग का हेल्थ जो है वो अच्छा होगा। तो आज हम लोग जाने ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड डिजीज़ के बारे में आप जानने के लिए फॉलो करें हेल्थ वर्स यूनिवर्सिटी को। थैंक यू।